नरसिंहवर्मन सेकंड ने महाबलीपुरम शोर मंदिर, महाबलीपुरम का निर्माण किया, जो कि प्रेजेंट टाइम में तमिल एंड नाडु में स्थित है। ये हो गया जो महाबलीपुरम का मंदिर है ना, वहां पे विष्णु जी की प्रतिमा भी है, वहां पे मंदिर है अलग अलग, जैसे विष्णु का भी हो गया विष्णु जी का हो गया, महादेव का मंदिर हो गया, ये था। अब जो महाबलीपुरम था ना, इसको 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित कर दिया गया, ESCO यूनेस्को में सम्मिलित कर दिया गया। ये हो गया पल्लव वंश के बारे में। हाँ भाई, संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु संस्थापक नरसिंहवर्मन सेकंड, इसी पल्लव शासनकाल में एक राजा बना जिसने महाबलीपुरम का निर्माण कराया। महाबलीपुरम वर्तमान में तमिल एंड नाडु में स्थित है। और इसमें महाबलीपुरम के मंदिर में एक तो विष्णु जी का हो गया, एक महादेव का हो गया, वहां पे मंदिर स्थित है, कलड़िया महादेव का मंदिर। अब बात करते हैं अपन गंगवंश की। चलो बात करते हैं गंगवंश की। गंगवंश की स्थापना करने वाले संस्थापक कौन थे? चलो बात करते हैं इनके संस्थापक। अब ये सब संस्थापक की बात करें तो करना पड़ेगा। संस्थापक कौन थे? माधव प्रथम। माधव प्रथम गंगवंश के संस्थापक थे। चलो इस समय एक शासक होता है, जैसे यहाँ पे था नरसिंहवर्मन सेकंड, वहां पे होगा नरसिंह देव फर्स्ट। कौन सा? नरसिंह देव फर्स्ट, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम हुआ, उसने क्या कराया कि जो कोणार्क मंदिर है, यानी ब्लैक पैगोडा, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, इसका निर्माण कराया। और ये बोलते हैं जो कोणार्क सूर्य मंदिर था, ये है ओडिशा में। ये कहां स्थित है? ये है प्रेजेंट टाइम में ओडिशा में स्थित है। ये मतलब पूरे ब्लैक पत्थरों का है, मतलब पूरा जो मंदिर है ना, ब्लैक पत्थरों से बनाया गया है। तो ये अपन ने देखा गंगवंश संस्थापक कौन थे? माधव प्रथम। इसमें एक शासक निकल के आता है नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट ने कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, उसकी स्थापना की, और जो कि वो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएटेड है ओडिशा में। तो ये हो गया गंगवंश का। इसको बोले ना, जो ब्लैक पैगोडा मंदिर है, ये 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया, UNESCO यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। एक बार आप देखो फटाफट, पल्लव हो गया, गंग हो गया, गंग में पूरा हो गया ना कंटेंट। हाँ, इतना ही है कंटेंट अपने पास में। पल्लव ये हो गया, इस संस्था को पूछता है, या फिर ये मेन क्वेश्चन है नरसिंह और महाबलीपुरम का निर्माण किसने कराया, ये अपना क्वेश्चन भी है ना। किस राजा शासनकाल में हुआ महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण? पल्लवों के काल में होता है। किसने किया? नरसिंह देव सेकंड ने। और नरसिंह वर्मन सेकंड ने, सॉरी, नरसिंह देव फर्स्ट ने किसने किया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का, जो कि ओडिशा में है, और वो है गंगवंश से संबंधित। गंगा नहीं है, रे 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 गंगवंश। ये पल्लव हो गया, गंग हो गया। अब अपन बात करेंगे चोल वंश के बारे में। हाँ, चोल वंश, इनके जो संस्थापक, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये था विजयालय चोल। कौन सा आल्य? विजयालय, विजयालय चोल। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय चोल। विजयालय चोल, लो भैया, संस्थापक हो गए, इन्होंने स्थापना कर दी चोल वंश की। अब इस समय एक निकल के आता है राजा, राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट, राजराज फर्स्ट ने क्या किया कि जो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, तंजावुर में, उसकी स्थापना की थी। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। जो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, तंजावुर में, ये हो गया। ये चोल का इतना ही है, चोल का इतना ही है, चोल का इतना ही है। राजराज फर्स्ट तो हो गया जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। बृहदेश्वर मंदिर कहां पे? तंजावुर, तमिलनाडु में। अब अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट सब जानते हैं, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करते हैं। पहले संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के संस्थापक थे। चलो हो गया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग से करवा दी। राष्ट्रकूट वंश में एक राजा निकल के आता है, कृष्ण फर्स्ट। कौन सा राजा निकल के आता है? राजा निकल गया है कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने क्या किया कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, उसकी स्थापना कराई।
एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना, मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो ये हो गया अपना राष्ट्रकूट वंश भी कंप्लीट हो गया। अपने बात की 5 की, अपने कर लिए 4। लो भाई, पल्लव कंप्लीट, गंगा कंप्लीट, चोल कंप्लीट, राष्ट्रकूट कंप्लीट। कौन सा बच गया? हाँ हाँ हाँ, बताओ, बोलो बोलो बोलो, कौन सा बच गया? अभी जो बच रहा है ना मध्य प्रदेश का, एक है, आ रहा है कुछ याद? मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश का था खजुराहो का मंदिर। तो वो चंदेल शासकों ने बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। अब अपन बात करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं चंदेल भी, यहां मैं इसको लाइन को ये कर देता हूं और यहां लिखते चंदेल, संदेल नहीं रे, चंदेल। लो भाई, बात करते हैं चंदेल के संस्थापक। तो सारी संस्थापक की बात की अपन ने। चंदेल के संस्थापक है नानू, मेरे नानू नहीं, आपके नानू नहीं, किसके नानू? नानू का। याद करने का तरीका है भाई साहब, चंदेल नाम ही मेरे नानू ने की थी चंदेल की स्थापना। कौन था? नानू का। चंदेल का संस्थापक था नानू का। नानू का ने चंदेल की जो राजवंश था उसकी स्थापना की थी। अब इसी राजवंश में बनाया जाता है मध्य प्रदेश में स्थित ये, अरे यार, अब ये मंदिर क्या दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहे चंदेल का था। हाँ यार, नाम निकल गया, अभी आपको बताया था, नाम निकल गया यार। हाँ, रुको फटाफट आजा आजा आजा, आ जाएगा। रिवीजन कर लो जब तक आप, फटाफट देखो। सिंह विष्णु नरसिंहवरम सेकंड महाबलीपुरम का, नरसिंह देव ने सूर्य कोणार्क मंदिर, राजराज फर्स्ट ने वृद्धेश्वर मंदिर, कृष्ण फर्स्ट ने किया एलोरा कैलाश मंदिर का। और जो चंदेल शासक थे मध्य प्रदेश में स्थित, अरे यार नाम कैसे स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का जो मंदिर है वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, इस चंदेलों ने इसकी स्थापना की थी। चलो भाई, फटाफट हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। अपना आंसर क्या बताया? महाबलीपुरम का निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? नहीं हुआ। राष्ट्रकूट में किस में हुआ था? राष्ट्रकूट में कृष्ण फर्स्ट ने किया था एलोरा का मंदिर। चलो खत्म, हट तू बात, पहले कृष्ण फर्स्ट आएगा। चोल भैया, चोल के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। चोलों ने किसका किया था स्थापना? चोलों ने किसका स्थापना किया था? वृद्धेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में करने वाला कौन था? राजराज फर्स्ट ने। तो ये भी नहीं होगा। प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, ये तो ऊपर आ गए यार, ये कहां करेगा? ये तो गुजरात साइड में आ गए थे। पल्लव इसका आंसर है। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब आएंगे अपन, यहाँ भाई मंदिर ज्यादा पढ़ लिया, अब अपन बात करेंगे साम्राज्य में। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अपन। 1, 2 से 3 क्वेश्चन हो गए मॉडर्न हिस्ट्री के। तो अब क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून बनाया। मैंने एक्ट पढ़ा चुके आपको एक्ट पढ़ा चुके। एक्ट में से क्वेश्चन आ गया सीधा कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया। यह निम्नलिखित में से किस समाज सुधार के लिए था? बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन, कन्या शिशु हत्या, सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पूर्ण विवाह। देखो क्वेश्चन लिखाता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। वीडियो कितना लंबा हो गया, 54 मिनट्स। ओ भाई साहब, ये मेरे को लगता है कि 1:10 तक का जाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं, फटाफट आंसर वाले हैं। लगता ही है एनालिसिस में इतना टाइम, कंटेंट दे रहे हैं आपको, मजाक थोड़ी ना है। क्वेश्चन इनमें से आएगा, सी जगह पेपर लगेगा तो भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष, क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया। एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस समाज सुधार के लिए था? यह निम्नलिखित में से किस समाज सुधार के लिए था? सुधार के लिए था।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कन्या शिशु हत्या। कन्या शिशु हत्या। अरे यार वो बोर्ड होता ना डिजिटल बोर्ड, तो सीधा ट्यूशन में पीपीटी लेके आता, पीपीटी के थ्रू। लेकिन क्या करें, ले लेंगे बोर्ड भी अपन भी, डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे आपके लिए। और बोलो सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन। जो लिख के समझाने में ना, वैसे फिर स्लाइड्स में मजा नहीं आता, लिख के समझाने में मजा ही अलग आता है। एक आता है विधवा पूर्ण विवाह। विधवा पूर्ण विवाह, अरे यार पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। अब तो भैया आप जो मेरे से जो मेरी एक्ट की क्लास ले रहा था वो तो सीधा टिक कर देगा आंसर क्या है इसका, वो उसको पता है भाई। तब मैंने एक्ट बताया था, मैंने 1858 का एक्ट बताया था। याद करो याद करो, 1853 का एक्ट बताया था, उसके अंदर आया था। 1853 का एक्ट में मैंने बताया था, और एक 1858 वाला एक्ट में बताया था। सोचो 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 जी फटाफट, टाइम ना है हमारे पास में। चलो अपन ही बताते हैं, नहीं बताएंगे और कौन बताएगा, बताओ है कोई ऑफ चांस? देखो दो चीजें आती है, अपन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन का खत्म। अब आप बताए बाल विवाह प्रथा और बात करेंगे सती प्रथा, एक साथ पढ़ेंगे। बाल विवाह प्रथा और एक पढ़ेंगे तो सती प्रथा। सती प्रथा ज्यादा दूर हो गई यार। सती प्रथा देखो इस समय ये होती कब है, इसका उन्मूलन होता है 1829 में। 1829 में एक्ट बन गया था कि हाँ भाई बाल विवाह, जो बालकों का जो छोटी उम्र में जो नाबालिग होते हैं उनका विवाह कर देते हैं, लड़का लड़की का आपस में शादी करा दिया, बाल विवाह हो गया। उसके विरोध में ना, उसके विरोध में या उसके उन्मूलन के लिए अधिनियम आता है 1829 में। और एक सती प्रथा, सती प्रथा आप जानते हैं क्या होती है? सती प्रथा क्या होती थी कि उस समय की कोई भी जो फीमेल होती थी या कोई मेल होता था, कोई भी फीमेल का जो हस्बैंड था वो अगर उसकी डेथ हो जाती थी, तो डेथ हो जाने के बाद उसकी जो बॉडी होती थी ना, उसके हस्बैंड की बॉडी, हस्बैंड की जो चीता होती थी, उस चीता के ऊपर ये उसके पास एक दूसरी चीता बढ़ाई जाती थी उसकी पत्नी के लिए, दोनों को एक साथ जलाया जाता था, वो थी सती प्रथा। उसके लिए एक्ट बनाया जाता है 1829 में। वो था राजा राम मोहन राय के काल में। राजा राम मोहन ने बहुत सहयोग किया, बहुत बड़ा जोर वोर लगा के इसको अवैध करवा दिया था। हाँ भाई ये वैलिड ही नहीं है, उसके लिए एक एक्ट लेके आते 1829 में। उस समय जो वॉइसराय था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड अपन लगाते नहीं है, उस समय जो वॉइसराय था वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ये तो भाई देखी सती प्रथा तो हो गई। हाँ भाई अब बाल विवाह प्रथा का प्रेजेंट सिनेरियो देखिए अपन। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है? प्रेजेंट सिनेरियो अपन निकालते हैं बाल विवाह का। भाई प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है इसकी, बात करें मैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि एक अधिनियम है बाल विवाह प्रथा उन्मूलन एक्ट। ये अधिनियम बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम जो लागू होता है 2006 में। इसके हिसाब से जो लड़का होगा, लड़की की जो उम्र होगी, लड़के की उम्र होगी 21 साल, 21 वर्ष। लड़के की उम्र होगी 21 वर्ष। अब जो लड़की होगी, लड़की की जो उम्र होगी वो 18 वर्ष। यानी कि 21 साल का तो लड़का होना चाहिए। वर्तमान में अगर शादी करानी है ना तो लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल और लड़की की उम्र कितनी होती? 18 साल। तो ये वर्तमान में इसका सिनेरियो होता है बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम, जो कि 2006 में आया था। 2006 का अधिनियम क्या बोलता है? 2006 का अधिनियम बोलता है कि लड़के की जो उम्र होगी वो होगी 21 साल और लड़की की उम्र होगी 18 साल। तो हाँ भाई अब आप शादी करा तो कोई भी नहीं होगा, बाल विवाह केस नहीं लगेगा आपके ऊपर। कहा का बाल विवाह? अब सब नाबालिग है, दोनों की दोनों नाबालिग सॉरी दोनों की दोनों क्या होते हैं? अडल्ट हो जाते हैं। यानी कि 18 साल से ऊपर बोलते हैं, हाँ भाई 18 साल से ऊपर अडल्ट हो जाते हैं। ये हो गया, देखो बाल हो गया कंप्लीट, सती हो गया। अब आता है कन्या शिशु। अब अपन बात करें तीसरा, कन्या शिशु हत्या।
कन्या शिशु हत्या। कन्या शिशु हत्या लगभग 1870 में हुई थी। इसको कानून बनाते हैं, कानून तो क्या एक अधिनियम बना दिया, हाँ भाई कन्या शिशु हत्या नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता था कि कोई भी जो महिला है उसको ना क्या है, पहले अपन जांच करा सकते थे, पहले अपन जांच करा लेते कि हाँ भाई इसमें इसके गर्भ में क्या लड़का है लड़की, अगर लड़की होगी तो उसको गर्भ में ही मार देंगे, वो हो गई कन्या शिशु हत्या। और क्या है, अब उस समय जो था वो भी वायसराय विलियम बेंटिक की था। विधवा पूर्ण विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी यही है, क्योंकि मेरे से जो पढ़े हुए हैं वो सीधा ये टिक करके आगे चलते हैं, क्योंकि बताया सती पता, और ये तो 1829, ये 1830 70 खत्म। विधवा पूर्ण विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है विधवा पूर्ण विवाह में। विधवा पूर्ण विवाह का एक अधिनियम बन के आता है, अधिनियम बनता है 1856 में। अब आप बोल रहे हो भाई इसको समझा दो, फिर एक थोड़ा मैं समझाने का एक पॉइंट है वो आपको बताता हूं। विधवा पूर्ण विवाह का अधिनियम बन के आता है 1856 में, काम खत्म। चलो भाई, इसका जो मसौदा था, मसौदा जो उसको देने वाला था वो था डलोजी। ये हो गया, डलोजी का काम हो गया, मसौदा बन गया कौन, डलोजी। चलो भाई मसौदा बन गया कौन, डलोजी साहब मसौदा बन गया, और इसको पारित करने वाला था कैनिंग। पारित करने वाला कौन था, पारित करने वाला था कैनिंग। अब अपन आप देख रहे हो भैया यार ऐसा बताओ कि इतने सुधार क्यों हुए। चलो क्वेश्चन की बात अलग है, क्वेश्चन में आया आंसर अपने टिक कर दिया। अब आगे इतने बाल विवाह प्रथा के लिए उन्मूलन लेके आ रहे, सती प्रथा के लिए उन्मूलन, कन्या शिशु हत्या, मतलब एक तरह से इनका बैन लगा दिया था। कुल मिला के बातें एक तरह से इनका बैन लगा। बोले भैया क्यों बैन लगा रहा है, क्यों बैन लगा रहा है। अब देखो बात है कि 1857 की क्रांति हुई, क्रांति होती है, क्रांति होने के बाद में जो भी पूरा जो शासन था भारत का वो ईआईसी से हटकर, ईआईसी से ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटेन के पास चला जाता है। ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया के पास चला जाता है। चलो भाई विक्टोरिया के पास चला गया, अब क्या होगा। अब जो वो सोचेंगे कि यार तो भारत में शासन करना है ना, तो भारतीय की हेल्थ जो बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में जो 1858 का एक्ट आएगा उसके बाद से जो 1861 का एक्ट आया, उसके बाद में उस एक्ट से ना भारतीयों को ना ऊंचे पदों में शामिल करना चालू कर दिया गया था, क्योंकि वो जान गए थे अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर भारतीयों को अपन ऊपर नहीं बिठाएंगे, इनको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनको अपन उच्च पदों में नियुक्त नहीं करेंगे तो वापिस 1857 जैसी क्रांति हो जाएगी। इसलिए वो अधिनियम कर रहे थे। भाई ये चीज भी गलत थी यार, ये चीज भी गलत थी। ये बाल विवाह पर समझ में आ गया, बच्चों का विवाह, सती प्रथा, उसके पति के साथ में उसकी वाइफ को एक साथ जला देना, कन्या शिशु हत्या आप बताई दिया, गर्भ में ना कोई जांच करा लेना पहले से, हाँ भाई लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार देना। विधवा पूर्ण विवाह यानी कोई भी स्त्री है उसके पति की डेथ हो चुकी है, वो हो गई विधवा। विधवा वो स्त्री बोलेंगे जिसके पति की डेथ हो चुकी है तो वो हो गई विधवा। अब विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम यानी विधवा का वापिस से विवाह, भाई क्या सही तो बात है, गलत क्या है, विधवा का वापिस से विवाह, विधवा पूर्ण विवाह। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत मैं बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध या प्रथम युद्ध कब हुआ, भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध इसको बोलते हैं सैनिक विद्रोह, कब हुआ, 1857, 1839, 1819 और 1887। 1857 में सीधा सा बात है, इसको सैनिक विद्रोह बोलते हैं, कि जो कि बैरकपुर, उत्तर प्रदेश की जो बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने क्या हुआ कि चर्बी वाले कारतूस का यूज करने से मना कर दिया, वहां पे उन्होंने सांडार्स की हत्या कर दी। एक अंग्रेजी आता है सांडार्स, उसकी हत्या कर दी, भाई हत्या हो गई तो काम खत्म। अब उस समय इससे बोला गया था कि एक नए कारतूस आए थे, मतलब कि जो भी राइफल आती थी उस राइफल में ना जो मैगजीन डलती थी, मैगजीन को क्या है कि काटना पड़ता, जो मैगजीन बनी थी ना, मैगजीन का जो कवर था उसको क्या है फाड़ के फिर लगाते थे। जैसे कोई गन है, मान लो ये कोई गन है, यहाँ पे मैगजीन लगी होती है, मैगजीन का ये जो मैगजीन है, मैगजीन का पूरा कवर आता था, कवर को फाड़ देते ना, तो ये क्या है जो कवर था इसका कहता है चर्बी, मतलब कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। अब वो इसलिए अपन हिंदू है, मुसलमान भी है, हिंदू में क्या होता है गाय माता को पवित्र मानते हैं, उनकी अपन ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो मुस्लिम है, मुस्लिम में ना जो सुअर होते हैं उनकी चर्बी भी अपवित्र है। जैसे अपन मानते भाई गाय पवित्र है, और वैसे मानते भाई अपन गाय का मांस नहीं खा सकते। अब वो भी सोचते, उनका भी ऐसा मुसलमानों का भी कि उनके धर्म में है कि वो सुअर का मांस ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा वैसा।
तो इसलिए वो विरोध हुआ था। तो 1857 की क्रांति इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन है हल्के, अब क्वेश्चन हल्के हैं। अभी तो 2 पाल 1 के क्वेश्चन हो रहेंगे अभी तो 2 पाल 1 के क्वेश्चन है जो आप सीधा उड़ाओगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगा, आप सीधा आंसर लगाओगे। फिर देखना, पक्की गारंटी 100%। हाँ ना, मजाक थोड़ी ना करता हूँ मैं। आज तक मजाक किया क्या आपने सर? आज तक मजाक किया गया था। पानी पी लो थोड़ा। गला सूख जाता है क्या? अपन रेगुलर बोलते हैं ना तो गला सूख जाता है। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आएंगे कौन? बलबन साहब को लेके आते हैं। अब अपन करेंगे दिल्ली सल्तनत पे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा व पाबोस या पायबोस प्रथा का अनुसरण किया था? मतलब जो बलबन था उसकी एक नीति थी सिजदा और पायबोस की प्रथा। अब मैं पूरा बलबन के बारे में बात करने वाले, बस ये लास्ट है जिसको अपन लंबा बात करेंगे। ये इसमें ऑप्शन है फारसी, मंगोल, रोमन और चीनी। मतलब जो सिजदा और पायबोस प्रथा थी वो कहां से एक तरह से ली गई थी? ऑप्शन तो फारसी आएगा इसका, ऑप्शन तो फारसी आएगा। चलो रेड पेन मार्कर आ जाओ। क्वेश्चन है बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा, क्वेश्चन नंबर 6। बलबन ने, लिखता नहीं है, साइड में रखा होता है ना पेज। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा व पायबोस, पाबोस लिखना है इसमें यार, क्वेश्चन में पाबोस था। सिजदा और पाबोस, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा में सिजदा व पाबोस प्रथा का अनुसरण किया? प्रथा का अनुसरण किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए आता है फारसी, ऑप्शन नंबर ए आता है फारसी, ऑप्शन नंबर बी आता है चीनी। मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं बस। ऑप्शन नंबर सी आएगा कौन सा था? मंगोल। और ऑप्शन नंबर डी, देखो फारसी हो गया, चीनी हो गया, मंगोल हो गया और एक रोमन। अब अपन बात करने वाले पूरे बलबन के साम्राज्य के बारे में। बलबन के साम्राज्य, एक क्वेश्चन देख लो फटाफट। अब अपन बात करने वाले पूरे बलबन के साम्राज्य के बारे में। चलो रेडी हो गए सारे के सारे बलबन पढ़ने के लिए? जो बलबन का, जो अपन बलबन तब गद्दी में बैठा तो उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1286 से 1287, यानी कि 1266 से 1287 के बीच। इसके बीच में वो राज जो दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा या दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो आओ फटाफट क्वेश्चन को देखो। अब अपन बात करते हैं बलबन की। चलो 10 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपन पढ़ने वाले बलबन। लो भाई ब्लू मार्कर से बलबन भी लिख देते हैं आपके लिए। बलबन, चलो इसकी थोड़ा बात करते हैं इसके परिचय के बारे में, थोड़ा सा इसके बचपन पे चलते हैं। देखो आज सबका बचपन का नाम होता है, आपके बचपन का नाम भी क्या क्या होगा? जैसे होता है ना, जैसे आप हो, आपका एक तो बचपन का नाम है, जैसे कोई एक होता है रामू, एक का होता है शामू, एक का होता है सुरेश, एक का रमेश। रमेश को बोलेंगे रामू, सुरेश को बोले सुरेशो, हमारे बोलते हैं सुरेशो। और जैसे अन्नू हो गया, आनू हो गया, अन्नू हो गया, रामू हो गया, शामू हो गया। ये आजकल ये बचपन ऐसे बोलते हैं ना, चूचू हो गया, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे सबको नाम। अब यहाँ पे रहते हैं तो ऐसे नाम चलते हैं। सबके बचपन का नाम अलग अलग होता है, सबके बचपन का नाम अलग अलग होता है। तो इसका बचपन का नाम भी होगा और एक होता है इसका रियल नेम। हाँ भाई रियल नेम, जैसे क्या लू, जैसे मनोज कुमार सैनी रियल नेम है ना, पूरा नाम है ना। ये तो वास्तविक नाम हो गया और एक होता है बचपन का नाम।
तो ये क्या रामू शामू क्या यही होता है बचपन का नाम। तो इसके बलबन का भी क्या होगा, बात है टॉपिक ज्यादा हो गया। तो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं तो उसमें देखते हैं बलबन पढ़ रहे हैं। तो बलबन का एक तो होगा बचपन का नाम, एक होगा वास्तविक नाम। बलबन का एक तो होगा बचपन का नाम, एक होगा वास्तविक। पहले बात करते हैं बचपन के नाम पे। बचपन का इसका नाम था बहाउद्दीन। कौन सा था, बहाउद्दीन। कौन सा उद्दीन, बहाउद्दीन इसका बचपन का नाम था। चलो हो गया। वास्तविक नाम क्या निकल गया था, वास्तविक नाम निकल गया था इसका ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन। अब तब ये साम्राज्य पे बैठेगा तो ये ग्यासुद्दीन की उपाधि भी धारण करेगा। तब ये ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण, वो लिखाऊंगा मैं आपको अभी। अब इसके जो पप्पा थे, कौन, पप्पा जी। पप्पा नहीं, पप्पा जी बोलो, पप्पा जी, पप्पा जी बोलो, पप्पा जी। हाँ, तो इसके जो पप्पा जी थे इलबारी तुर्क कबीले के सरदार। इलबारी तुर्क कबीले के इसके पप्पा जी क्या थे, सरदार थे। ये इसके बारे में हो गई जानकारी, बेसिक से इसकी जो जानकारी थी वो हो गई। इसके बारे में साम्राज्य के बारे में बात करें। धीरे सारे बोल दूंगा तो लिखाएगा कौन, सारे बोल दूंगा तो लिखाएगा कौन। हाँ जी, सारा बोल दूंगा तो लिखाएगा कौन। अपन बात कर रहे हैं बलबन क्या है। इसका बचपन का नाम था, बचपन, अरे तेरी तो ये था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, शायद ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, बहाउद्दीन। इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन। ये तो हो गया इसका बचपन का नाम। अब आता है वास्तविक नाम। वास्तविक इसका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन, एक सेकेंड, ग्यासुद्दीन बलबन। लो भाई, इसके जो पप्पा थे, पप्पा नहीं पप्पा जी बोलो, क्या बोलो, पप्पा जी बोलो। इसके जो पप्पा थे, पिता, यार हिंदी बहुत अशुद्धि होती है ना। इसके जो पिता थे जो इलबारी तुर्क कबीले के, इलबारी तुर्क कबीले के सरदार थे। इस समय क्या था, इसके समय पे दिल्ली पर बैठा था इल्तुतमिश। दिल्ली पर बैठा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय एक दल था जिसको बोलते हैं चालीसा दल, तुर्क चालीसा दल, सॉरी तुर्क चालीसा दल। तो उसमें इसको सम्मिलित कर लिया गया था। इस समय जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है कि बलबन को, शायद ये बात है 1233 की, शायद नहीं, हाँ 1233, बलबन को चालीसा दल में शामिल कर लेता है। बलबन को शामिल करता है चालीसा दल, तुर्क चालीसा दल में, तुर्क चालीसा दल। शायद ये बात है 1233 की, शायद नहीं, बात है 1233 की। हाँ, आप बोलेंगे तुर्क चालीसा दल क्या था। अब ये कहते हैं जो एक तरह से जो कमजोर जो तुर्क सरदार थे, 40 सरदारों का एक समूह होता है, ये संगठन था जिसको बोलते पर तुर्क 40 सरदार, उसमें इसको सम्मिलित कर लिया। उसके कुछ ही समय पश्चात इल्तुतमिश से उसको है ना खासदार बना दिया। क्या बनाया, कुछ समय पश्चात खासदार पद दिया। खासदार क्या होता है, देखो नाम से निकल के आ रहा है खासदार, ये जो अपना खास हो, यानी कि इसका नौकर एक तरह से जो उसको खाना पानी, मतलब एक तरह से इसका पर्सनल नौकर था ये हो गया खासदार का। अब आता है बात करें रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान ने जो रजिया सुल्तान ने बलबन को आमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था। कौन सा, आमीर आखुर, आमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था। वो नहीं क्या रजिया गुंडों में मारी गई थी, गुंडों में गिर गई थी, वही रजिया सुल्तान ने बलबन को आमीर आखुर। भैया आप बोलोगे कि यार भैया ऐसे बताओ आमीर आखुर क्या बीमारी है, तो हमने देख लिया रजिया सुल्तान हमने पढ़ा भी था पहले, अब आप ऐसे देख रहे यार ये आमीर आखुर क्या बीमारी आ गई। आमीर आखुर कौन था, कि आमीर आखुर था उस समय का अश्वशाला प्रधान, जो कि अश्वशाला प्रधान यानी कि जो कि निगरानी रखता था, यानी कि देखरेख करता था या देखभाल करता था उसके जो राजा हो गए, उसके जो मंत्री हो गए, उनके घोड़ों की, वो था अश्वशाला प्रधान। आमिर अश्वशाला प्रधान कौन हो गया, अश्वशाला प्रधान, जो कि निगरानी करेगा या देखभाल करेगा उनके राजा हो गया या उसके मंत्रियों के घोड़ों की, तो वो हो गया अश्वशाला प्रधान। रजिया के सुल्तान के बारे में बात हो गया।
हु। चलो अब एक उपाधि के बारे में बात करते हैं। जो बलबन था ना, उस समय उसके बलबन था, बलबन को उपाधि दी गई थी उलुग खान की। उलुग खान की उपाधि देने वाला कौन था? नसीरुद्दीन था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बलबन को एक उपाधि दी गई थी। सीधे से एरो से पढ़ो आप भी यार। बलबन को उपाधि दी गई थी, उपाधि देने वाला काय की उपाधि दी गई थी? उलुग खान की। उलुग खान की इसको उपाधि दी जाती है उलुग खान। उलुग खान की उपाधि दी जाती है उलुग। उलुग खान की इसको उपाधि दी जाती है उलुग खान। यार ये ज्यादा हो गया ना। उपाधि देने वाला कौन था? देने वाला कौन था? नसीरुद्दीन था। ये लो, ये तो इसके मतलब एक तरह से परिचय हो गया। ये इसका क्या हो गया? एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ भाई, बलबन क्या था, क्या क्या था। अब आप बात करेंगे इसके अपन। तब ये राजगद्दी बैठा तो उसने क्या क्या परिवर्तन की, कैसे क्या हुआ, फटाफट इसका नोट करो। मैं बार रफ करूंगा, मैं इसको कर रहा हूं रफ। वीडियो चला गया लंबा, 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो बनेगा। चलो कोई ना, एक वीडियो लंबा हो गया तो अपना क्या जाता है, कंटेंट मिल रहा है ना। बलबन ने निमित्त ये हो गया। मैं इसको रफ कर रहा हूँ फटाफट। 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5। चलो 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 चलो, अब अपन पढ़ रहे बलबन के बारे में। बलबन के बारे में। बलबन क्या करता है कि 1267 में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठता है। जो दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी में बैठा। लो भाई, बैठ गया, बिठा दिए। बैठते ही क्या करता है कि उपाधि धारण करेगा। बैठ गया, चलो भैया बैठ गया, बढ़िया, तूने कर लिया, बढ़िया बैठ गया, तू बढ़िया बैठ के कर लिया, क्या कर लिया, उपाधि धारण कर लिया। कौन सी? 2 उपाधि धारण करता है। एक तो मैंने आपको बताया था ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण करेगा। अब पहले बताया था ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण करने वाला है। ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण करेगा। एक आएगा नियाबत ए आकूर, नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण करेगा। इसकी उपाधि एक तो थी ग्यासुद्दीन, और नियाबत आखूर। आपने देखा, हाँ भाई भैया आपने ग्यासुद्दीन तो बता दिया था, ये नियाबत आखूर क्या था। अब देखो, बलबन था ना, वो क्या है, एक हरामी टाइप का इंसान था, सबसे मानते का इतिहास क्रूर था। ये क्या सोचता था कि इसका मेंटेलिटी क्या थी, ये क्या सोचता था, ये सोचता था कि जो भी सम्राट बनेगा, ये भी जो भी इसका दिल्ली सल्तनत के ऊपर, या जो भी कोई सम्राट बनेगा, सम्राट नाम याद रखते, जो भी सम्राट बनेगा या कोई भी राजा बनेगा, तो वो क्या होगा, वो अल्लाह का प्रतिनिधि होगा। यानी कि अल्लाह का एक तरह से प्रतिनिधि होगा। यानी अल्लाह ने उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया होगा। हाँ भाई, तू जा, तू शासन कर। ये इसकी मेंटेलिटी थी। नियमित आपको क्या था? अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। नियामत आपको अपन ने देख लिया, हाँ भाई क्या था, अल्लाह का प्रतिनिधि था। चलो हो गया, ये भी खत्म। अब बलबन तब बना, तब ये राजगद्दी बैठा। इसके काल में जैसे बना ना, बनते समस्या आती है, तो इसने समस्या निकल गई। क्या क्या समस्या निकल गई, मैं पे चर्चा भी करता हूँ समस्या के बारे में। आप बोलोगे भैया समस्या नहीं है, आगे आपने नीतियां बता दी, ऐसे कैसे हुए। चलो समस्या के बारे में बात करते, कोई बताएगा नहीं, अपन बता रहे, हम आपको बता रहे हैं समस्या क्या निकल गई। पहले तो कोई भी राजा राजगद्दी में बैठता है, उसकी समस्या निकल के आती है। जो किसी जो पहली समस्या थी वो थी कोई भी तो राजा बनता है, जैसे आप राजा बने, आप राजा बनोगे तो आप ये सोचोगे भाई जनता है ना, एक तो मेरे से डरे और मेरे से सम्मान पूर्व व्यवहार करे। यानी एक से आपसे डरना भी चाहिए और एक आपका सम्मान भी करना चाहिए। ये तो पहले निकल गया, हाँ भाई जनता कैसे मेरे से डरे और कह रहा कैसे, और इनके ना मेरे लिए सम्मान के प्रति भावना जागृत हो। पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, अब देखो कोई राजा बनता है तो उसकी आर्थिक स्थिति देखता है, हाँ भाई राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी क्या है, कहां से क्या राजस्व लेना है अपने को,
कैसे क्या यहाँ पे क्या खेती बाड़ी ज्यादा है तो कैसे क्या किसानों की मदद करनी है, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पे कीले घेराबंदी करनी है, कहाँ कीले बनवाने हैं। सही है ना। तो ये एक हो गया। और तीसरा कहता है कि जो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान हो गया और एक दिल्ली। राजस्थान और एक दिल्ली साइड में क्या था कि एक मेवात जाति थी, मेवाती। मेवाती लोगों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया था। ये क्या फिक्स लोग तो होते नहीं थे। अब ये क्या करते थे कि कोई भी आदिवासी होगा या कोई भी गरीब होगा उसकी लड़कियों का क्या करते, अपहरण करते और बाहर के देशों में ले जाके उनको भेज देते थे। तो ये इससे परेशान होकर इसने एक नीति बनाता है, लोहे एवं रक्त की नीति। अति महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है यहां से कि लोहे एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा शासक था? बलबन था। लोहे एवं रक्त की नीति, इसके मतलब क्या होता है? ये लोहा, लोहा मतलब कि लोहे की तरह या लोहे के समान हार्ड सजा, यानी कठिन से कठिन सजा दी जाती है लोहे की। और रक्त की नीति यानी कि अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा, हाँ भाई सजा मिल गई लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं करेगा तो उसको एक सीधा सर कलम। भाई कई इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि जो लोहे रक्त की नीति थी वो भारतीय जो हिंदू शासक थे, जो भारतीय हिंदू शासक थे ना, उनका सर कलम करने की थी। यानी कि वो उनसे चिढ़ता था, वो ऐसे वैसे। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं, क्योंकि देखो अपन अलग अलग इतिहासकार की किताब। हाँ तो दोस्तों अपन इसको आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ वीडियो एकदम से रुक गया था तो वीडियो का कुछ पार्ट कट गया होगा मेरे हिसाब से। तो अपन इसको आगे अपन ने देख रहे थे कि अपन देख रहे थे बलबन। बलबन ने अपन ने देखा कि 1866 पे वो साम्राज्य पे बैठता है। जैसे गद्दी पे बैठे, गद्दी पे बैठते वो 2 उपाधि धारण करेगा। कौन कौन सी? एक तो धारण करेगा ग्यारसुद्दीन, एक तो धारण करेगा ग्यारसुद्दीन, क्योंकि वो बचपन का नाम मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, 2 उपाधि। छोड़ो छोड़ो, सीधा सीधा आओ अपने पॉइंट पे कि 1866 पे बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। अब बैठेगा तो उपाधि धारण करेगा। वो धारण करता है 2 उपाधि। शायद मैंने आपको पीछे लिखवा दिया था, अभी मैंने आपको पीछे लिखवा दिया था। अब अपन ने देखते हैं कि इसमें 2 उपाधि कौन कौन से धारण करा। शायद मैंने लिखा दिया, अब ये वही पोर्शन कटा है मेरे हिसाब से, तो मैं आपको बता देता हूँ। बलबन देखो राजगद्दी पर बैठता है, बैठ के 2 उपाधि धारण करेगा। उपाधि कौन कौन सी होगी? एक तो होगा ग्यारसुद्दीन की और एक था नियाबत ए खुदाई। मैं आपको बोल रहा था कि जो बलबन था ना, वो क्या है कि एक तरह से जो नियाबत, सुनो, बलबन था ना, एक तरह से क्या कर रहा था कि जो भी राजा होता था ना उसके अकॉर्डिंग बलबन के नजरिए सोच रहे कि अपन, बलबन क्या सोच रहा है कि जो राजा होगा, जो भी कोई भी राज करेगा, वो क्या होगा कि अल्लाह का, उस समय अल्लाह था, मुसलमानों का अल्लाह होता है, तो अल्लाह का क्या होगा? एक प्रतिनिधि होगा। यानी कि अल्लाह ने उसको बनाया होगा उस पद के लिए। तो इसके हिसाब से क्या था कि अल्लाह उसका प्रतिनिधि होगा, यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि होगा कौन? राजा। तो 2 उपाधि धारण करेगा, एक तो ग्यारसुद्दीन की और एक नियाबत ए खुदाई। नियाबत ए खुदाई का मतलब क्या होता है? अल्लाह का प्रतिनिधि। अब जैसे शासन में बैठ गया, शासन में बैठेगा तो कमियां भी लगती है ना शासन में। क्या क्या कमियां लगी इसको 3 से 4 मैंने एनालिसिस किया, 3 से 4 पॉइंट की कमियां लगी। 3 से 4 पॉइंट की क्या क्या कमियां लगी, पॉइंट सुनते रहना आप। पहला पॉइंट क्या कि अगर देखो कोई भी शासक बैठता है या कोई भी राजा राजगद्दी पर बैठता है तो वो सोचता है कि उसकी जो जनता है, उसकी जो प्रजा है, वो उसका क्या करे? सम्मान करे। और दूसरा, उसके राजा के प्रति क्या हो? उसका खौफ होना चाहिए, एक डर होना चाहिए प्रजा में। हाँ भाई राजा है, थोड़ा सा डर भी लगे। तो ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं। उसको लगता था कि हाँ भाई किस प्रकार जनता मेरा सम्मान करे, जनता मेरा सम्मान करेगी, सही है। और दूसरा पॉइंट कि ना किस प्रकार जनता में डर उत्पन्न रहे राजा के प्रति। भाई डर तो रहना ही चाहिए, राजा है यार, सम्मान भी होना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा क्या था कि उस समय के मतलब आर्थिक स्थिति, कोई राजा बनता है तो राज्य की आर्थिक स्थिति तो देखता है ना, कैसे क्या उसकी आर्थिक स्थिति भी चल रही है। जैसे कहाँ का अपने को किले बनवाने हैं, कहाँ पे अपने को सैनिक ज्यादा रखने, किस एरिया में, कहाँ पे विद्रोह हो सकता है, क्योंकि उस टाइम विद्रोह भी होते थे। कहाँ कहाँ विद्रोह हो सकता है, कहाँ कहाँ अपन सैनिक रखे, कहाँ कहाँ नाकाबंदी करे, और कहाँ कहाँ किले बनवाने चाहिए अपने को। मतलब किस प्रकार से अपने को सैनिक वाला ये पूरा एक सेना से रिलेटेड पूरा काम हो गया। एक सेकंड पे एक राजस्व कैसे लेना है, कि कहां कहां से राजस्व लेना है, किसानों पर कितना टैक्स लगाना है, सही है ना। तो दूसरा ये निकल गया है। तीसरा क्या था कि अब जो राजस्थान और जो दिल्ली का एरिया था उसमें उस समय, किस समय? बलबन के समय मेवा जनजाति थी। मेवा जाति बोलते हैं, मेवा जाति या मेवाती, मेवा को मेवाती बोलते हैं। कई जगह मेवाती बोलते हैं, अपन लिखेंगे दोनों। यानी उस समय राजस्थान और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मेवा जाति का आतंक था। मेवा यानी मेवाती जाति। ये क्या करती थी कि जो भी गरीब हो गए, मतलब बिल्कुल ही जिनके पास कुछ भी नहीं है वो गरीब हो गए। तो एक तो गरीब हो गए, और अपन कह सकते हैं
आदिवासी, इनकी क्या करते, इनकी लड़कियों को किडनैप कर लेते और दूसरे ले जाते, दूसरे देशों में बेच देते। अब बलबन देखा यार ये क्या बीमारियां चल रही है, बीमारी को शांत तो करें। अब वो इस चीज के लिए लोहे एवं रक्त की नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? लोहे एवं रक्त की नीति। अब कई जिसे देखो, कई इतिहासकार बोलते हैं कि लोहे रक्त की नीति है ना हिंदू साम्राज्य, मतलब जो हिंदू शासक थे ना उनको मारने के लिए चलाई थी। अब नहीं, देखो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जो किताब लिखता है ना उसका अपना अपना ओपिनियन होता है। अब मेरे साथ अपने में आपको बताऊं, सीधी सीधी यही चीज थी। देखो कोई भी ना आपको कारण बता दिया, इस कारण को निवारण करने के लिए लोहे एवं रक्त की नीति अपनाता है। लोहा यानी कि लोहे की तरह सख्त, यानी कोई भी अगर इंसान क्राइम करता है तो उसको लोहे की तरह सख्त सजा मिलनी चाहिए, सही है। और रक्त की नीति, अगर हाँ भाई वो उस सजा को मतलब काट लिया लेकिन फिर भी वो वही काम कर रहा है, अपराध की श्रेणी में आ रहा है, तो उसको रक्त की नीति यानी सीधा उसको सर कलम कर देना, वो थी लोहे एवं रक्त की नीति। अब ये हो गया लोहे रक्त की नीति। तो अब अगला पॉइंट आता है कि इसने जो चालीसा दुर्ग था, तुर्क चालीसा जो ग्रुप था उसको समाप्त कर दिया। अब इसके बाद मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए थे, यहां से मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था। अब तो परफेक्ट चल रहा है ना। हाँ अब देखो मैंने क्या लिखा, बलबन पहला शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक, जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, उसका क्या किया, प्रचलन किया। तो गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। प्रथा, इसने एक प्रथा चलाई सिजदा और पायबोस की प्रथा। अब इसके अनुसार जो सिजदा और पायबोस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सिजदा क्या होता है, अगर कोई भी जो राजा है, अगर राजा से कोई भी मंत्री मीटिंग करने के लिए आएगा तो वो क्या होगा, तो सिजदा का मतलब क्या रहेगा, मीटिंग करने के लिए आएगा तो राजा के समक्ष है ना घुटने के बल बैठेगा और सिर झुकाएगा। और पायबोस का मतलब क्या होता है कि उसकी जो चरण है उसको चूमेगा। वो थी सिजदा और पायबोस, यानी कि कोई भी मंत्री है, जैसे मान लो ये राजा है, ये मंत्री है, राजा के पास आएगा कुछ काम वाम के लिए, सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए कि हाँ भाई हमने ये काम करना है, कैसे क्या करना है। तो ये यहाँ पे आएगा, घुटने पर बैठेगा पहले और सिर झुकाएगा, सिर झुका दिया, उसके बाद इसके जो चरण है उनको चूमेगा। ये होती है सिजदा और पायबोस की प्रथा। सिजदा और पायबोस की अति महत्वपूर्ण सवाल है, आने वाले एग्जाम में सवाल छपने वाला है। सिजदा और पायबोस की प्रथा चालू करने वाला कौन था, वो था बलबन। अगला पॉइंट निकल गया था, ईरानी उत्सव नवरोज प्रारंभ किया। उसने जो ईरानी उत्सव था नवरोज, देखो पारसी धर्म का है नवरोज, तो उसको चालू करने वाला कौन था, बलबन था। अपने सिक्कों पर खलीफा, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है कि पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित कराया, वो था बलबन, सही है, अति महत्वपूर्ण सवाल। अब इसने दीवान-ए-आरीज की स्थापना की। अब ये क्या है कि प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। अब इसने क्या किया कि एक सेना का संगठन बनाया कि हाँ भाई ये सेना है, इसका एक संगठन है, पूरा सेना का संगठन बना दिया, ये ऐसे काम करेगी, इसका एक मंत्री भी होगा, वो उसको देख रेख में पूरा काम होगा। उस सेना के संगठन का नाम था दीवान-ए-आरीज। उस सेना के संगठन का क्या नाम था, उस सेना के संगठन का नाम था दीवान-ए-आरीज। और उसका जो मंत्री था वो था इमाल उल मुल्क। उसका मंत्री कौन था, इमाल उल मुल्क। एक बार ये फटाफट बलबन का अपन ने देख लिया, बलबन ये पूरा यहां से यहां तक खत्म, क्योंकि अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होते अपन मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल से और बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन के हिसाब से समझाना है, क्योंकि बाद में कभी बलबन से क्वेश्चन बनता है तो आपका यहां से निकल जाएगा। चलो फटाफट 5 तक काउंट, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गदर पार्टी की स्थापना। अब जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वो किस सन में की गई थी, साफ सा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी। मतलब पूछ रहा है कि किस सन में इन्होंने स्थापना की थी। देखो जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना में मेन हाथ था 2 जनों का, एक तो सोहन सिंह भागना और एक था लाला हरदयाल। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या है कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना करते हैं। ये एक सैन फ्रांसिस्को में एक थी एस्टोनिया में इसकी स्थापना करते हैं। चलो कर दिए 1913 में करते हैं, यही सवाल का आंसर है। अब मैं लिखूंगा। अब ये क्या होता है कि कर दी स्थापना। अब इसका पूछोगे भैया ये क्यों कर रहे हो, मेन कारण क्या है इसका स्थापना करने, जो गदर पार्टी की स्थापना क्यों करी, क्योंकि इनका मेन काम था कि मेरा मेन टारगेट क्या था कि जो अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना। साफ सा बात है, क्योंकि देखो 1913 है, 1905 में अपन ने बंगाल विभाजन हो चुका, 20 अप्रैल के आसपास चालू हुआ था बंगाल विभाजन।
वो अब ये देख रहे हैं यार, ये तो अलग अलग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग। 1909 का मार्लिमेंटो एक्ट जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी गई थी। सही बात है, एग्री हो ना? तो ये उससे दुखी हुई। अब देखें इनको अलग बोलोगी, भैया हमें कराना है आजाद, हमें सिर्फ कराना है जो ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको उखाड़ फेंकना है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए, और बताओ सब मजे में? कमेंट करा करो यार, कमेंट नहीं करते आज तक आप लोग, क्या हो गया आप लोगों के यार? कमेंट कर दिया करो, इससे क्या मोटिवेशन बढ़ता है हमारा भी, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। हाँ भाई अब अपन नए क्वेश्चंस कराएंगे। अब जैसे इस ये भी 20 क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद में 20 क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद में मैं अब अपन क्या 1857 की क्रांति में चलने हैं। धीरे धीरे अपना एंडिंग पोर्शन चालू होने वाला है। तो अभी अपन भी इसके बाद बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वॉइसरॉय। इस पे 4 वीडियो आएंगे लगातार, इतने 10, 5, 15 मिनट के। तो उसमें अपन 4 वीडियो में कंप्लीट करके 1857 की क्रांति पे आएंगे सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गदर पार्टी की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 17 7 लगा के करता हूं मैं तो, कि जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी की स्थापना डैश, यानी डैश में यहां पे क्या आएगा, सन आएगी, में सोहन सिंह भांगरा। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अभी तो ये पूछा है, सन। अगली बार पूछ रहे गदर पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण हाथ किस किस का था? सोहन सिंह भांगरा। कहीं कहीं भागड़ा भी लगा हुआ था तो अपन भांगरा लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और जो एसएससी सीएचएल में जो क्वेश्चन आया वो आया भांगरा लिखा हुआ। सोहन सिंह भांगरा लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन बोलता है 1905, ऑप्शन नंबर बी 1910, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बोलता है 1901, और ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलता है 1913। तो आंसर तो भी आपको मैंने बता दिया क्या इसका आंसर रहेगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ गए अपन, क्वेश्चन में बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना डैश, यानी कि यहाँ पे आएगा सन में सोहन सिंह भांगड़ा, ये इंपोर्टेंट नाम है, सोहन सिंह भांगड़ा और लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। कौन सी सन में की गई थी? 1913 में। पहले तो चर्चा ही कर लेते हैं, एक बार ऐसा करते हैं। आंसर में आएगा कि गदर पार्टी की स्थापना की जाती 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोनिया में हुई थी। एस्टोनिया सैन फ्रांसिस्को के एस्टोनिया में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन थे? सोहन सिंह भांगरा और लाला हरदयाल। सोहन सिंह भांगरा कोमा और लाला हरदयाल। क्यों इसकी स्थापना की गई थी? क्वेश्चन भी तो आता है ना, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। सीधा सा लिख लो, ब्रिटिश साम्राज्य को क्या होगा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एस्टोनिया में। सोहन सिंह भांगरा, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना इसका मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं 1905 में क्या होता है, देखो। हाँ,
बात करते हैं 1905 की। 1905 की बात करते हैं। 1905 में ना बंगाल विभाजन की बात की जाती है। 1905 में आता है 20 अप्रैल के आसपास। 20 अप्रैल के आसपास किया था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का जो इस समय कौन था? 1905 में क्या होगा बताओ, क्या होगा 1905 में? भारत का जो वायसराय था वो कौन था? कर्जन था। भारत का वायसराय कौन होगा? भारत का वायसराय होगा कर्जन। क्योंकि जो अपन ने एक्ट पढ़ा था, अपन ने जो एक्ट पढ़ा, वायसराय कब चेंज होगा? वायसराय कब चेंज होगा? 1833 में तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल होता है, और 1858 में जो कैनिंग था वो बनता है भारत का पहला वायसराय। तो 1905 में क्या चलेगा? 1905 में क्या चलेगा? वायसराय चलेगा। तो उस समय वायसराय कौन था? जो वायसराय था वो था कर्जन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण सवाल। छपेगा एग्जाम में, छपने वाला सवाल है सीधा सीधा। ये था 1905 की कहानी। 1910 में कुछ ही नहीं हुआ था, छोड़ो। 1901 की बारे बात करते हैं। 1901 में क्या होता है? 1901 में अपन ना जो अल्फ्रेड नोबल, आपने नाम तो सुना होगा, अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि, 5वीं जो पुण्यतिथि थी 1901 में, तब से अपन ने क्या किया कि 5 क्षेत्र, अलग अलग जो 5 क्षेत्र थे उनमें अपन ने नोबेल पुरस्कार देना चालू किया। जैसे कौन कौन से थे? एक तो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, शांति हो गया, ऐसे 5 थे। ऐसे 5 चीजें थी जिसमें अपन ने नोबेल पुरस्कार देना चालू किया था। आप बोलेंगे भैया अल्फ्रेड नोबेल के क्यों? क्योंकि देखो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था 1867 में, 1867, हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में जो विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट, उसकी खोज की थी। इसलिए ये अपन 1901 से 1901 से अपन क्या करते हैं? नोबेल पुरस्कार देना चालू करते हैं। तो 1901 के बारे में अपन लिखते हैं। एक मेरे को 1901, ये मैं इसको लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं यहां लिख दूं मैं 1901 में यहां लिख दूं। चलो 1901 अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। 5वीं पुण्यतिथि चालू करते हैं इनकी, 5वीं पुण्यतिथि से। बिकॉज एक वो नाम याद नहीं आ रहा, एक नोबेल का कौन सा था? अपन क्या करते हैं? 5 क्षेत्र में नोबेल, 5 क्षेत्र में नोबेल देते हैं। पहला फिजिक्स, कौन कौन था? पहला था फिजिक्स, केमिस्ट्री, यार केमिस्ट्री नहीं लिखा था। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और शांति। अर्थशास्त्र नहीं दिया गया था इस समय, इतना मेरे को पता है कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, शांति हो गया, और एक मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है? लिटरेचर, 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 लिटरेचर। तो देखो 5 थी जिनमें अपन नोबेल पुरस्कार देना चालू करते हैं। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति और लिटरेचर। अब एक है कि इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, विस्फोटक है डायनामाइट। तभी से अपन ने ये जो परमाणु बम है उसमें यूज किया था डायनामाइट का, डायनामाइट। इसलिए अपन इनको नोबेल पुरस्कार देते हैं 1901 में। ये काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मैं आगे चलता हूं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमने वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट ही कंप्लीट करने सारे के सारे। कंप्लीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो पालवंश पे आएगा, पालवंश पे आएगा। मैं सीधे क्वेश्चन दिखाऊंगी। पालवंश पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, शायद दूसरा क्वेश्चन था जिसमें अपन ने पालवंश पे चर्चा की थी। मैं सीधा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि मैंने आपको सारा समझा चुका पालवंश पे। अरे आपकी बार जो एसएससी जो सीएचएसएल है ना, उसने कम से कम भी 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे पालवंश पे। क्योंकि पालवंश पे क्या है? पालवंश को कंफ्यूज करने वाला कौन सा है?
देखो पहले आता है गोपाल, गोपाल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा आता है धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, नारायण पाल। नाम कंफ्यूज करा ना, धर्म, देव, नारायण पाल, ये सारा। मेन क्वेश्चन फंसेगा कहां से, अभिलेखों में से फंसेगा, या फिर इन्होंने जहां पे इन्होंने जो विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल ने तो की थी उदंतपुरी की, और जो धर्मपाल था, धर्मपाल ने कौन सी की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ, जो कि बौद्ध धर्म की शाखा थी, जो कि बौद्ध धर्म का था, एक केंद्र था, सेंटर था बौद्ध धर्म का। और उसमें कौन सी शाखा थी, ब्रजयान शाखा। तो ये इस चीज में क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन क्वेश्चन एक कहां से फंसा, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कहां से फंसा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि किस पाल शासक के अन्यायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया। मैं आपको बताया था कि कन्नौज पर त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा है। पहले मैं आपको लिखो, सवाल लिखो, मैं सवाल लिखो, क्योंकि क्वेश्चन 2 है अभी पाल वंश पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, किस पाल शासक के अन्यायी रूप से कन्नौज पर आक्रमण किया, ये कब्जा किया। किस पाल शासक ने, किस पाल शासक ने अन्यायी रूप से जो कन्नौज था, कन्नौज पर कब्जा किया था। ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आता है हरपाल, ये तो अपन ने देखा ही नहीं यार, है हरपाल। जो नहीं देगा काटो ऑप्शन, और गया सीधा अटैक करो गोपाल। अरे गोपाल कब कर दिया, गोपाल ने तो ना 1750 में इसकी स्थापना कर गया, और ना 1750 में इसकी स्थापना कर गया गोपाल, मुंगेर में। तीसरा देवपाल है ना भैया, देवपाल कर सकता है क्या। ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल, धर्मपाल आंसर है, आप करवा नहीं था क्या यार। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेकेंड मार्कर बंद कर देना वरना इंक उड़ जाए, इंक में प्रॉब्लम है। किस पाल शासक ने अन्यायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया, देखो डायग्राम आप है। यहां है कन्नौज, यहां क्या है कन्नौज, और यहां है मुंगेर। मुंगेर में कौन बैठे, मुंगेर बैठे, यहां बैठे पाल, और यहां कौन है, यहां है राष्ट्रकूट। और यहां से मैंने आपको कौन सा वंश बताया था, इस जगह जो गुजरात साइड में था, प्रतिहार, जो गुज्जर प्रतिहार हो गए ना सारे, वो इसी में आते हैं। अब ये पाल वंश वाले ट्राई कर रहे हैं कन्नौज पर आक्रमण करने का। इन्होंने क्या कुछ पार्ट यहां का ले लिया था, कब्जा कर लिया था, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अन्याय रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था किसने, धर्मपाल। यहां पे तो धर्मपाल था। अब ये जो युद्ध चल रहा है वो राष्ट्रकूट चाहते कन्नौज पर, वो प्रतिहार चाहते कन्नौज पर आक्रमण करना, क्योंकि यहाँ पे कमजोर राजवंश था वो, और ये चाहते थे कि भैया हम इस पे हमला करके यहाँ पे इसको हमारे अंडर में ले ले। तो यहाँ पे हो रहा है त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिपक्षीय युद्ध। शायद इस त्रिपक्षीय युद्ध को जीतने वाला यही था प्रतिहार। उसको जीता कौन, जीतने वाला था उसका जो विनर था, इसका जो विनर था वो था प्रतिहार। सही है, ये हारा, ये हारा। अब यहां पे है एक चोल। अब ये चोल क्या करेगा, महिपाल के टाइम पे इस पे आक्रमण करने वाला है। ये क्या है, चोल की तरफ से राजेंद्र फर्स्ट में आपको बताई थी कहानी है, चलो मैं एक बार और बता रहा हूं। राजेंद्र फर्स्ट आक्रमण करता है महिपाल पे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब की बार पहले ये पूछ लिया ना कि ना ये धर्मपाल वाला, आंसर तो ये है धर्मपाल ने ना जो कन्नौज था इसको ना अन्याय रूप से थोड़ा सा कुछ पार्ट पे कब्जा कर लिया था। अब की बार क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो मतलब कौन सा पालवंश शासक, या कौन सा पालवंश का शासक था जिस समय चोलों का आक्रमण हुआ था। ये किस पालवंश शासक के टाइम पे या के समय पर चोल वंश का आक्रमण हुआ था, वो था आंसर महिपाल। तो आंसर क्या आएगा, अरे हाँ महिपाल। इसका आंसर क्या है, धर्मपाल आएगा। ये क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। ये क्वेश्चन है 9वां भी आप देख के उड़ा दोगे। 9वां देना झूठ बोलेगा भी, 9वां क्वेश्चन झूठ बोलने वाला है, समझ जाओ, स्टेटमेंट वाला है 9वां क्वेश्चन। आपको बताया ना कहानी, वो शुरुआत वाली
जिसमें विश्वविद्यालय वाला वही है, उसमें अटकेगा, उसमें अटकेगा। क्वेश्चन ही देखो क्या पूछता है। अगर कोई है ना मतलब एक या पहली या दूसरी से देख जाता तो उसका क्वेश्चन सही था, है देखो क्वेश्चन सही था, मतलब उसने क्वेश्चन के फॉर्म में ही ना ऑप्शन में बढ़ा दिया था। क्वेश्चन बोलता है पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित सा कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। अरे आता है आपको पालवन सब पूरा याद करा दिया मैं, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, गारंटी है ना मेरी, ये मेरी गारंटी है। जैसे नहीं चलती है दिल्ली में केजरीवाल की गारंटी, वैसे यहाँ पे लक्ष्य की गारंटी। आओ तो सही आप। ये आता है कि धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सुनना, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। आपको तो ये पता है पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, कब की थी वो ही पता है आपको। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। तीसरा, पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर सी, जो पाल राजा थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी, देवपाल गोपाल का पोता था। देवपाल वो क्या था, गोपाल का पोता था। अरे बताओ यार, सीधा सा आप आंसर टिक कर दो। अब तो टिक कर दो यार। अब ऐसा मत करो, अब ऐसा मत करो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि निम्न में से पूरी पाल वंश के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। नीचे से चालू करते हैं। देवपाल गोपाल का पोता था। देखो कौन कौन आता है, गोपाल। अपन ने क्या क्या देखा, गोपाल। गोपाल के बाद में कौन आएगा, धर्मपाल। धर्मपाल के बाद में क्या आएगा, देवपाल। देवपाल के बाद में महिपाल और फिर नारायण राव। गोपाल का पोता कौन, देवपाल। सही है। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बताया नहीं था क्या यार कि जो धर्मपाल था, कि जो धर्मपाल था, धर्मपाल या महिपाल, हाँ धर्मपाल, कि जो धर्मपाल था, धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने कराई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय भागलपुर, नहीं भागलपुर का ये था, ये वाला धर्मपाल का था भागलपुर में। बिहार शरीफ में था उसका, गोपाल का। बिहार शरीफ गोपाल ने कराई थी बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, और जो धर्मपाल था उसने कराई थी भागलपुर में किसकी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि बौद्ध धर्म का एक सेंटर था। इसके हिसाब से लगता था कि ये पाल वंश शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यस। ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। हमें पता है गोपाल ने की थी, कब की थी, 750 ईस्वी में की थी, और राजधानी क्या बनाई थी, मुंगेर। काम खत्म। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। धर्मपाल ने कही की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा था शायद दूसरा क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। देख लो, पाल वंश तो आपको याद हो गया पूरा, कहीं नहीं जाता। पाल वंश, बलबन, हरियक वंश, अरे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। बाकी अब जो मैंने 5 बताए थे अलग से, राजवंश, राष्ट्रकूट हो गया,
ये पल्लव हो गया, गंग हो गया, चोल हो गया, चंदेल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, वो अलग से वो बताया था, वो याद हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 तक काउंट करूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अब है ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। रफ नहीं हो रहा ना यार, इसको बोर्ड साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बोर्ड बिल्कुल क्लीन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का चालू करने वाले वापस अपन, इसलिए सभी जो हो वेट कर रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री का, फटाफट आ जाना उस वीडियो में, बढ़िया रहेगा। क्योंकि उसमें अपन पढ़ने वाले क्या है, उसमें अपन पढ़ने वाले बंगाल का, देखो अपन पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर, हाँ बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का, जो भारत था, भारत का क्या हो जाएगा अब, गवर्नर जनरल हो जाएगा, और फिर भारत का वायसराय। 4 पार्ट में वीडियो आएंगे 10 से 15 मिनट के, 10 से 15, लास्ट 20 से 25 मिनट हो जाएगा। क्योंकि जो लास्ट वाला होगा वो बड़े हैं, आखिरी 2 पार्ट तो 25 आधा घंटे का मान लो, लास्ट के 2 पार्ट, शुरुआत के 15-15 मिनट के 2 वीडियो, 4 वीडियो हो जाएंगे। उसके बाद अपन चालू करेंगे 1857 की क्रांति, बस। फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट और बचेंगे, 2-3 टॉपिक और, फिर काम खत्म मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का क्या नाम था? देख लो कितना हलवा, हलवा बोलते हैं इनको, स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को उनका जन्म होता है। यूथ डे मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे। देखो ऑप्शन में बोल देता हूं, ऑप्शन पे यार फिर वापस रफ करना पड़ेगा, वही बात है। ऑप्शन से बात करते हैं। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जानते हो क्या आप? अभी बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। एक है रामकृष्ण परमहंस, इसका आंसर यही है, सब जानते हैं। आदि शंकराचार्य, जो कि जिन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था, आदि शंकराचार्य ने, जो शिव भक्त थे। स्वामी राम सिंह है, ये अपन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। अपन बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, यहां से उठाते हैं अपन क्या, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म की बात करते हैं। भैया सब जन्म लिया तो इन्होंने जन्म लिया होगा। इनका जन्म आता है 12 जनवरी। अरे देखो ना, 14 जनवरी क्या है, मकर संक्रांति मनाई जाती है ना। हमारे यहाँ पे थी पतंगबाजी, फुल पतंगबाजी। और उससे 2 दिन पहले इनका बर्थडे, कोई नहीं भूलता। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। कहां पे? कोलकाता में। कहां जन्म होता है इनका? जन्म होता है कोलकाता, ये कोलकाता लिख देता हूं, कोलकाता में इनका जन्म होता है। और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की दृष्टि से अपन देखें, करंट अफेयर की दृष्टि से अपन देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। ये एक पॉइंट खत्म। इनके गुरु, इनके बचपन का नाम, देखो सबके बचपन का नाम होता है, चर्चा अपन ने कर ली, यहां लिखता हूं मैं यार। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। चलो बचपन का नाम भी हो गया, क्लियर। देखो जन्म देख लिया, 12 जनवरी 1863 कोलकाता में इनका जन्म होता है। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इनके बचपन का नाम था क्या? बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु, क्वेश्चन तो वही है ना, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके होते गुरु थे। अब बात है 11 सितंबर की। 11 सितंबर, इसमें 30 साल जोड़ दो, 63, 73, 83, 93। 11 सितंबर 1983 होगा ना, 93 होगा ना, 30 जोड़ने। 11 सितंबर 1993 की बात है। अरे 18, भाई साहब इतना लो, 30 साल जोड़ने की बात की, वो क्या जोड़ दिया। हाँ, 11 सितंबर 1893 को क्या होता है कि जो शिकागो था, शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था। शिकागो में
विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया, में संबोधन दिया है, संबोधित धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है विवेकानंद की, संबोधित किया। इनकी जो वहां पे जो शिकागो में ये विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करे तो पहला क्या लाइन था, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। भाई साहब ये सुनते ही तो ना जो वहां की जो पब्लिक थी वो खड़ी हो गई। पहले तो टाइम ही नहीं दिया इनको बोलने का, टाइम ही नहीं दिया। फिर जैसे ही गए पहले बोलते माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई साहब सारी पब्लिक खड़ी हुई ताली बजाने लग गई थी इनके लिए। फिर चलो इनका भाई साहब धर्म सम्मेलन लंबा ही चला था। तो अपन ने देखा 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किया गया। सही बात है, कर दिया। अब ये करते हैं वेदांत सोसाइटी की स्थापना। अति महत्वपूर्ण सवाल, वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। अति महत्वपूर्ण सवाल, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। कहां पे की? सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। अब आता है कि विवेकानंद उपाधि के बारे में बात करते हैं ना यार, ये तो निकल रहा दिमाग से। इनको उपाधि मिली थी किसकी? विवेकानंद की। देने वाले कौन थे? राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इनको उपाधि दी। खेतड़ी के महाराजा का नाम निकल गया, नाम नहीं याद आ रहा, उसके लिए सॉरी, मैं नाम याद नहीं आ रहा खेतड़ी के महाराजा का। क्या होता है कि उपाधि मिलती है विवेकानंद की। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि देने वाले कौन थे? खेतड़ी के महाराजा। बस मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, आप ट्राई करके आप सर्च करके लिख लेना, मेरे नाम याद नहीं आ रहा। नाम हरीश, नहीं। चलो उसको नोट करो फटाफट। अब दूसरे ऑप्शन में बात करते हैं। दूसरे बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 में जन्म है इनका, 12 जनवरी है तो इनका 12 जनवरी तो 12 फरवरी आएगा। 12 फरवरी 1824 को। उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। फटाफट नोट कर लिए। आज यार थक गया मैं बहुत ज्यादा। चलो आज थोड़ी थकान सी हो रही है। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा होता है यार, फटाफट लिखो। चलो फटाफट नोट करो। हो गया? चलो डस्टर कहाँ रख दिया मैं यार? इधर रख दिया। इधर क्या है मेरे, थोड़ा सा क्या है बीच में, इधर वो लगा रखा है, टेबल रख रही है, एक इधर है एक इधर है, तो वहां पे क्या है रखा रहता है। पता है ना आपको क्या क्या पढ़ाना है, तो सीधा वो रख देते हैं उस पे ही। अब क्या इसको बीच में रखूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम आता है उसमें, वो साइड में रखने में, तो मैं रखूंगा बीच में यहाँ पे। सही है ना? परफेक्ट है। अब अपन पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अपन पढ़ रहे हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कब होता है? 12 जनवरी इनका था, तो इनका होगा 12 फरवरी, 12 फेब में इनका जन्म होता है। कब? 1824 में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर। अब इनका भी लिख देते हैं, ये नाराज हो जाएंगे, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। लो भाई, अब ये क्या करते हैं? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। सितंबर था शायद। आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। 1875 में डेट दिखा देता हूं ना यार, 7 अप्रैल, ये थी 7 अप्रैल 1875 में। 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इनका एक नारा भी आता है कि वेदों की ओर लौटो। मतलब ये जो पाश्चात्य शिक्षा थी, जो बाहर की जो एजुकेशन था, उसको ये प्रमोट नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे भैया ये खराब है, मतलब इसको लो मत।
अपनी जो शिक्षा, अपनी जो मातृभूमि है उससे रिलेटेड जो शिक्षा उसको प्रमोट कर रहे थे, जैसे वेदों की ओर लौटो, मतलब वैदिक ज्ञान दे रहे थे। जो आर्य समाज थी पूरी वेदों पे बेस्ड थी। तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। कहां पे? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना करते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल हो गया। अगला सवाल अपन देखते हैं कि इसके एक साल बाद 1875 है, इसके एक साल बाद यानी कि 1876 में स्वराज का नारा देने वाले पहले व्यक्ति, स्वराज का नारा देने वाले पहले व्यक्ति, यहां 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। स्वराज का नारा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब दिया था? 1876। और इस नारे को अपनाने वाले, इसको अपनाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? वो थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक ने इसको अपनाया था। सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनका फेवरेट नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये पूछता है सवाल, एक तो स्वराज का नारा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये मतलब इनका हो गया। और हाँ, 2 पॉइंट और है। 1886 में ये क्या करते हैं कि 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1886 अभी जो पाकिस्तान है ना, उसमें जो लाहौर है, 1886 में लाहौर में दयानंद मतलब वैदिक सभ्यता को बढ़ा रहे हैं। खुद की जो मातृभूमि से रिलेटेड जो उनकी जो ज्ञान है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहां पे? लाहौर में। ये पूछता है, सन पूछेगा 1886। ये हो गया। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इनका एक ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। ये भूल रहा था मैं, इनका ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। ये अपन ने सारा पॉइंट देख लिया। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 को जन्म होता है। बच्चों का नाम था इनका मूल शंकर। 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कहां पे? मुंबई में करते हैं। 1876 में क्या, इसके एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद स्वराज का नारा देने वाले पहले व्यक्ति यही थे। और इस स्वराज के नारे को अपनाने वाला पहले व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इनका फेवरेट नारा था वेदों की ओर लौटो। इसके 1886 में, इसके 10 साल बाद, माना जिसके 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद क्या होता है कि लाहौर में ये क्या करते हैं? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। और उनका फेवरेट ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। गल खुद के हाथ से लिखा हुआ था। तो ये अपन ने पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आप लोग खुशखबरी, अब अपने लगभग 35 के आसपास क्वेश्चंस और बच रहे हैं। उनको अपन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में आप टॉपिक लेके आने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री का। वापस पूरा मूव करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वॉइसरॉय। इसके बाद अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन एक मैं क्लास लेकर हूं जिसमें अपन सारे जो भी आंदोलन हुए, चाहे छोटे मोटे बड़ा, सब उसकी डेट सहित कहां पे क्या हो रहा है वो पूरी की उसके अपन बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना सब ध्यान रखो। टेक केयर एंड गुड बाय।